तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, अभी क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आएंगे, तो वो सारे आपके ही चॉइस के होंगे। हमारे चॉइस का केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे चॉइस का होगा, उसमें भी लगभग वो वही सारी चीजें कवर्ड होंगी जो पीपीटी में स्लाइड्स में आपने पढ़े हैं, और लगभग ऑलमोस्ट सारी स्लाइड आपके पास अपलोडेड है। आपके पास ऑलरेडी मैंने एमएस टीम में अपलोड कर रखा है। कुछ नोट्स भी हैं थोड़े बहुत, वो भी अपलोड, और जिनके और भी कोई रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक बुक को लेके, वो भी बता दीजिएगा, वो अपलोड कर देंगे। लेकिन एग्जाम को बिल्कुल उस तरीके से नहीं लेना है कि हाँ बहुत ही प्रेशराइज होके बहुत ही अलग तरीके से। तो आपको जो आता है सिर्फ पीपीटीज पढ़ के हो जाएगा, मतलब अगर हाँ एक्स्ट्रा हाँ बुक्स हाँ ना हाँ, पढ़े और सिर्फ काफी है, पीपीटी? काफी है, काफी है, काफी, क्योंकि पीपीटी मैंने बनाई ही ऐसी ही है कि आप बुक ना पढ़ें तो कम से कम ऐसा थॉरो नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सुपर स्किल लेवल यस। पे जो भी एक बेसिक जो फाउंडेशन होते हैं वो आपको पीपीटी के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग, जो लोग डीप लेते हैं या डीप के साथ नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बुक चाहिए, क्योंकि पीपीटी ऑलवेज स्वाभाविक है, वो नेचुरल है कि बुक का काम करेगी नहीं। लेकिन फाउंडेशंस जो है फंडामेंटल, वो पीपीटी में कवर्ड है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब डीप नॉलेज तो वी कैन टेक otherwise also, ना, when for the exams we can do from. हाँ हाँ हाँ, आफ्टर एग्जाम भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन पर्पस पे हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ देखना है Yes. ना यहाँ पे। क्योंकि नॉलेज तो ठीक है, एक अलग पार्ट है, वो तो जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग चलता रहता है कि कुछ ना कुछ सीखना है, तमाम चीजें। लेकिन अभी आपके सामने जो मेजर टास्क है वो आपका एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन जो है उससे उसमें हम इमोशनल नहीं हो सकते। नहीं नहीं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे मैं होता था, मैं अपना उदाहरण दूं, एग्जाम एग्जाम होते थे तो मेरी पूरी बुक पढ़ के जाता था, पूरी बुक पढ़ के जाता था। और कई बार वो मेरी मतलब क्या कह सकते हैं कि लोग मेरे को कह भी देते, डफर है क्या तू, सब कुछ पढ़ के जाता है, जो जो मेजर मेजर पॉइंट है वो पढ़ के जाया कर। तो कई बार हमको ऐसा फील होता भी था कि आने को 5 क्वेश्चंस ही आते थे, लेकिन मैं 50 क्वेश्चंस पढ़ के जाता था। तो ठीक है, वो एक अपनी एक अलग प्रिपरेशन है, वो अपनी कैपेसिटी अलग होती है, जो इंटरेस्ट जोन होता है लोगों का कि पढ़ के, तो ठीक है, वो कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पर कहानी और अलग है, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्चुअल मोड में हैं, रिमोट लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कहाँ किस तरीके से कितना समझ पा रहा है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है ना अभी। तो वो तो तब समझ में आता है जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, आपकी आंसर शीट देखता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक ठीक कर पा रहे हैं। अब मुझे इतना समझ में आता है कि मुझे अब कैसे पढ़ाना है या कैसे समझाना है। अदरवाइज तो जब क्लास लाइव होते हैं, फिजिकल हम लोग मिलते हैं आपस में और एक दूसरे को समझते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हाँ इसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी है, इसकी लर्निंग एबिलिटी इतनी है, ये इतने तरीके से। तो उसके हिसाब से हमें सारे बच्चों के हिसाब से एक जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वैसे सेट करना होता है। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता ना, तो इसलिए जो भी आप लोगों की एबिलिटी है, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करिए। और ये भूल जाइए कि हाँ कोई बहुत बड़ा आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही प्रेजेंट करना है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको जो आता है आप अपने तरीके से उसको स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्टैंडर्डाइजेशन रखिए, ठीक है, कहने का मतलब। तो आपका ये प्रेशर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कम किया ही है, ठीक है। और आज एक और चीज है कि ये जो वाला आपका 4 मॉड्यूल है, 4th नंबर का मॉड्यूल, तो 4th नंबर के मॉड्यूल में केवल और केवल 3 एमिनेंट स्पीकर स्पिरिचुअल इनलाइटर्स जो हैं उन्हीं के बारे में ही आएगा, इसलिए आप उसको भी लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो है वो तो शिवानंद जी हैं, दूसरे श्री अरविंद हैं, और तीसरा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैंने इसलिए इनको लिए हैं क्योंकि ये पुराने समय से चालू हुए हैं, और आज 21 सेंचुरी जो है वहां तक के जो का जो एवोल्यूशन हुआ है योग के अंदर, इन तीनों का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये बेसिक 3 लोगों को ही आप पढ़ लीजिएगा।
जानिए सबके बारे में, ठीक है, जानिए, जो कि ऑलरेडी आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप लोगों को कम से कम स्पिरिचुअल मास्टर्स को तो समझना ही चाहिए। तो आज हम श्री अरविंद की बात करेंगे। तो श्री अरविंद को इस तरीके से बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए नहीं समझेंगे, ऐसा भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि वो तो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस आउट किए हैं कि फॉर एग्जामिनेशन पर्पस में से ये 3 है, 3 में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हैं शिवानंद, दूसरे हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य, और तीसरे हैं सॉरी श्री अरविंद घोष जो आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, श्री अरविंद घोष। तो शिवानंद, श्री अरविंद घोष और पंडित श्री राम शर्माचार्य, ये 3 स्पिरिचुअल मास्टर हैं, इनलाइटन है, कोई इनलाइटन पर्सन है, इन सब के बारे में हमें समझना है। तो आज बात करेंगे श्री अरविंद घोष की, ठीक है। तो श्री अरविंद घोष की बात करूं इससे पहले आपने जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पेपर पढ़ा तो आपने मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने सुपर माइंड वर्ड भी यूज किया बीच बीच में, है ना, सुपर माइंड वर्ड यूज किया था। और हमने ये कहा था कि जो इंटीग्रल योग है या जो डिवाइन लाइफ है या सिंथेसिस ऑफ योग है ना, या सुपर माइंड, तो ये जो कंसेप्ट दिया ये श्री अरविंद ने दिया। और इस कंसेप्ट की वजह से श्री अरविंद पूरे जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टॉप पे आ गए थे। और ये उन दिनों की भी बात है जब हमारा जो नेशन है ऑलरेडी अपनी स्वतंत्रता के लिए, है ना, इंडिपेंडेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। काफी फ्रीडम फाइटर्स तैयार हो रहे थे, जिसमें से एक फ्रीडम फाइटर अरविंद घोष भी थे, ठीक है। तो इनको स्पिरिचुअल फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रीडम फाइटर। और आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो। तो इस तरीके ये मैंने दोनों फोटोज उनकी रखी हुई ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एक फोटो जो है उनकी वो ये मान के चले कि लगभग इस फोटो में वो लगभग इनकी एज होगी 40-45 समथिंग ये एज थी। और जो लास्ट वाली फोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी लास्ट स्टेज की फोटो है, इसके बाद ही उनकी डेथ होती है। ये लास्ट वाली फोटो है, सावित्री लिखते समय की फोटो है इनकी, ठीक है। तो चलिए हम लोग श्री अरविंद के बारे में समझते हैं। तो श्री अरविंद जो है ऑलरेडी जैसा नाम है, इनका नाम श्री अरविंद घोष था। घोष जो है वो बंगाली परिवार के थे। और इनका जो एक लाइफ स्केच आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आसानी से आपको याद भी रहेगा, 15 अगस्त, जिसमें इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंसी के लिए जाना जाता है, स्वतंत्र हुआ था, सेम उसी डेट पर इनका डेट ऑफ बर्थ भी है, उसी डेट पर, ठीक है। तो 1872 15 अगस्त, ये बंगाल के बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पर, यहाँ मैंने नीचे मेंशन किया हुआ, कैलकाटा के पास में, खासकर शहर के ही थे, ठीक है। तो कैलकाटा में ये पैदा हुए थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऑलरेडी योगी थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे, नेशनलिस्ट थे। और जो भी इंडियन मूवमेंट हुए, जो भी फ्रीडम फाइटर्स तैयार हुए, इन्होंने काफी फ्रीडम फाइटर्स भी तैयार किए और ये खुद एज अ फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये ऑलरेडी चूंकि इनके जो फादर साहब हैं ये रिनाउंड डॉक्टर थे, तो रिनाउंड डॉक्टर थे, पैसे कोई कमी थी नहीं, तो इन्होंने अपने बेटे को कैम्ब्रिज भेज दिया था। और कैम्ब्रिज गए तो उन्होंने कैम्ब्रिज से एजुकेशन लिया, लगभग 18 इयर्स के थे तभी इनको भेज दिया गया था कैम्ब्रिज। और कैम्ब्रिज में ही इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन ली थी। और जब वो भारत लौटे, तो भारत जब लौटे तो अपने यहाँ पर एक ICS का एग्जाम होता है, जैसे अभी IAS है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, तो सिविल सर्विस है जो इसको आप कहते हैं, तो पहले के टाइम पे उसको ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विस जिसको पास करने के बाद आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आ जाते हैं, आप एक सिविल सर्विस के पावर पे आ जाते हैं। तो उन्होंने उस एग्जाम को क्लियर किया। और उस एग्जाम में एक और फेज आता है जिसमें हॉर्स राइडिंग का फेज होता है, वो उसको उन्होंने, क्योंकि उनको बनना ही नहीं था IAS, क्योंकि उनको नेशंस को ही सर्विस देनी थी, वो अलग ही फील्ड के कह सकते हैं कि पर्सन थे, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और उनका ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था, ठीक है।
दूसरा उनके बारे में ये कहा जाता है कि श्री अरविंद जो हैं ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे और इन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए जो कंसेप्ट हैं, जो उनके मॉडल हैं, उन्होंने जो लोगों के सामने रखे, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल योग, बहुत फेमस मॉडल है, बहुत फेमस। कि वो बार बार कहते थे कि इंटीग्रल योग में योग के आयाम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। कोई भी पर्सन यदि प्रैक्टिस करता है तो उसको अपने सिंथेसाइजेशन कहते हैं, सिंथेसिस इसमें इंटेलेक्चुअल भी शामिल है, सेंसेस भी शामिल हैं, आपका माइंड भी शामिल है, इमोशंस भी शामिल है, सारी चीजें शामिल है, उनके साथ आपको प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस टू ओवरऑल जिसकी बात करते हैं कि सब जगह से आपको प्रोग्रेस करना है, इसको वो उन्होंने इंटीग्रल योग कहा। और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, बहुत ज्यादा चर्चित हुए। और चूंकि ऑलरेडी लॉर्ड कृष्ण के ये बहुत बड़े मतलब फॉलोवर थे, उपासक भी थे, लॉर्ड कृष्ण से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने द एसे ऑन भगवत गीता है ना, एक ने खुद कमेंट्री की थी उसकी। एक सेकेंड वेट करते हैं, एक सेकेंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि किस सर तरीके से स्क्रीन श्री नहीं दिख अरविंद। रही। हाँ, नहीं दिख रही, एक सेकेंड। जी सर, अब दिख रही है सर, अभी दिखी थी। एक सेकेंड, अभी दिखी? यस सर। हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हुआ, उस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में इनका कितना बड़ा हाथ था। और आप कभी पौंडीचेरी आश्रम का, जो अरविंद आश्रम है पौंडीचेरी में का ही बड़ा फेमस आश्रम है, श्री अरविंद आश्रम, दिल्ली के यहाँ जो भी लोग हैं, आप में से कितने लोग दिल्ली, खास इस साउथ दिल्ली रीजन के हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर, यहाँ से जहाँ मैं हूँ इस टाइम, एग्जैक्ट मेरा जो ऑफिस है यहाँ पर, यहाँ से एक श्री अरविंद आश्रम है, यहीं पास में है, सर्वोदय इनकलाब के पास है। और MIS स्कूल आपने सुना होगा, मदर इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। कभी आपका आना हो तो आप आइएगा, क्योंकि दिल्ली का काफी बड़ा फेमस, बहुत फेमस है ये आश्रम। और जिन दौरान मैं योग में मैंने शिक्षा ली और उसके बाद 2012 में मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में मुझे, चूंकि यहाँ पर कोई मेरे उनमें नहीं था, बहुत ही बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेंज था यहाँ के लिए, और लोग मेरे लिए स्ट्रेंज थे। तो मेरा सबसे पहला जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ वो यही MIS स्कूल के पास जो श्री अरविंद आश्रम है, वहां से हुआ। और उसके बाद चूंकि श्री अरविंद को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो केवल उनके थॉट से काफी इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। लेकिन मैं जब इनके आश्रम में गया तो यहाँ के आश्रम की लाइफ स्टाइल, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत ही अलग तरीके के लोग हैं और बहुत अलग तरीके की बातें भी करते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो तब मुझे लगा कि ये जो श्री अरविंद की बातें हैं, या श्री अरविंद के जो भी फॉलोवर्स हैं, या जिनकी जो भी इनकी प्रैक्टिकल एसेंस है, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अप्लाइड है, और बहुत ज्यादा ये सोशल होते हैं। आप कभी आइएगा, देखिएगा, इनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं योग को लेके भी, वो बहुत ज्यादा आगे काम। और इंटीग्रल योग इनकी जो प्रैक्टिस होती है ऑलरेडी यहाँ पर ये लोग करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मेडिटेशंस हैं, मंत्र है, संकीर्तन है, पर्टिकुलर जो श्री अरविंद को पसंद हुआ करते थे एक समय में, तो वो सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ अब वो इंटीग्रल योग के कौन कौन से आयाम, ये लोग कौन कौन से डायमेंशंस को की प्रैक्टिस कराते हैं, ये तो अब यहाँ की लाइफ स्टाइल को देख के पता चलेगा। लेकिन मेडिटेशन पर ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है, राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान, इनका बहुत बहुत ज्यादा ये इस पर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से जो उन्होंने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन दिया, मतलब एक नई सोच कि किस तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल जर्नी में हर हर एक व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है। लेकिन श्री अरविंद ने क्या कहा कि यदि आप इनलाइटन हैं,
तो आपका इनलाइटन सोशल पॉलिसी को भी इफेक्ट करना चाहिए। आपने जो चीजें सीखी है सोसाइटी के लिए आप क्या दे सकते हैं, एंड कंट्रीब्यूटरी जो आपका एवोल्यूशन है सोसाइटी के लिए वो क्या हो सकता है। तो ये इन्हीं के सवाल थे। ये बार बार कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति इनलाइटन हो गया है और पहाड़ में एक कोने में हिमालय में बैठा हुआ है तो उसका इनलाइटन होना बेकार है, क्योंकि वो अपनी ही लाइफ को केवल अपने तरीके से जी रहा है। इनका कहना था कि योग जो है हर एक उस अंतिम व्यक्ति के लिए, जो लास्ट पर्सन है, उसके लिए तक होना चाहिए। और उन्होंने ये बिल्कुल अफर्ट भी किया कि योग की प्रैक्टिस लास्ट पर्सन तक जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे उनके खासकर इंटेलेक्चुअल फॉलोवर्स बहुत हुए जिन्होंने उनके इस प्रैक्टिस को लोगों के बीच बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ पहुंचाया है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस आश्रम पांडिचेरी का अरविंद आश्रम जो है वो इस समय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, सबसे एक है और सबसे यूनिक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। उसके बारे में ये भी कहा जाता है श्री अरविंद के बारे में कि चूंकि ऑलरेडी वो कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट थे, तो ऑलवेज कि उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उनको फ्रेंच भी आती थी, ग्रीक भी आती थी, लैटिन भी आती थी, और वो बंगाली में ज्यादातर बात करते थे अपने स्पिरिचुअल जो उनके फॉलोवर्स होते थे। तो यदि वो, जैसे इंग्लैंड की एक कहानी उनकी यहाँ मैंने मेंशन नहीं की है, वो इंग्लैंड में जहां भी रेस्टोरेंट या होटल्स में जाते थे, यदि उनको कोई बंगाली मिल जाता था तो वो कभी उससे इंग्लिश में या उनकी उसमें बात नहीं करते थे। यदि उनको लगता कि ये बंगाल का है तो अपनी मदर टंग में ही बात करते थे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि अपनी मदर टंग को लेके या अपने मदरहुड को लेके वो कितना, मदर नेशंस को लेके वो कितने ज्यादा मतलब सेंसिटिव थे और कितने ज्यादा इंटरेस्ट थे कि लोग, हमारे मदर टंग के लोग हमको यहाँ मिल रहे हैं। और बहुत अच्छे से वो चीजों को उनसे बात भी करते थे, समझाते भी थे। और आगे यहाँ इनके बारे में कहा जाता है कि श्री अरविंद जो हैं वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो डेवलप की, जिसको इंटीग्रल योग कहते हैं। और ये जो इंटीग्रल योग है वो और सबके लिए सेंट्रल थीम बनी। और साथ ही साथ डिवाइन लाइफ को यदि आपको अचीव करना है, सुपर माइंड के लेवल पे अचीव करना है, तो आपको इंटीग्रल योग की प्रैक्टिस के दरमियान आना पड़ेगा। 1926 में उनकी लाइफ में एक और चेंजेस आता है, जो मीरा अल्फाजा, जिसको श्री माँ कहते हैं। श्री माँ आप कभी डालें, गूगल करेंगे श्री माँ, तो मीरा रिचर्ड्स भी इनको कहते हैं, मीरा अल्फाजा भी कहते हैं। और ऑलरेडी वो बहुत बड़ी तंत्र की प्रैक्टिशनर थी, जो श्री माँ है, जिसको द मदर कहते हैं वहाँ पे। तो द मदर श्री अरविंद के जाने के बाद वो आश्रम को उन्होंने संभाला, उसके बाद उनके जाने के बाद चंपक लाल ने संभाला, इस तरीके से कहानी है। तो श्री माँ के बारे में कहा जाता है कि वो ऑलरेडी हाईली स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर थे वो भी, और उनको कृष्ण के दर्शन होते थे श्री माँ को। और जिस कृष्ण के दर्शन उनको होते थे, वो कृष्ण का जो रूप था वो श्री अरविंद में दिखता था उनको। तो जो मीरा रिचर्ड्स हैं, मीरा अल्फाजा जिनको कहते हैं, वो केवल और केवल श्री अरविंद के साथ आश्रम में उनसे शिक्षा लेने आई थी, उनसे योग की बातें सीखने आई थी। और उनके जाने के बाद वो वहीं रह गई। हालांकि अरविंद शादीशुदा थे, मृणालिनी करके उनकी वाइफ थी और राजा की बेटी थी। तो ऑलरेडी शायद किसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी उनकी वाइफ की। लेकिन श्री माँ जो है वो पूरे समय तक श्री अरविंद का साथ दिया। और उनके जिस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात होती है, उस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में उनको का पूरा हाथ था। जो भी उनका काम होता था, श्री माँ पूरा काम करती थी, उनका पूरी मदद करती थी। यहाँ पे लिखा है ना, श्री अरविंदो आश्रम जो फाउंड किया गया, जो बनाया गया, वो श्री अरविंद ने अपने सामने ही बनाया था। उसके बाद उसकी देख रेख जो है वो श्री माँ ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद और भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो एक बड़ी फेमस बुक है, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, एन एपिक पोयम, एक पोयम फॉर्म। और सावित्री जो है वो सत्यवान की कहानी पर है, जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो सावित्री है वो यम से डिस्कोर्स है, उसके बीच में बातें क्या होती हैं। और उसमें ढेर सारी बातें, व्हाट इज स्पिरिचुअल ट्रूथ, व्हाट इज डेथ,
और उसमें जो भी यम उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं, वरदान भी देते हैं। तो ये इसके बारे में, लेकिन इसको इन्होंने बहुत ही फिलोसफिकल तरीके से, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इन्होंने इस कहानी को लिखा है। ठीक है, ये तो एक बेसिक आउटलुक मैंने अरविंद के बारे में दिया। आप जब एग्जाम में लिखे ना, तो जैसे किसी स्पिरिचुअल एमिनेंट के बारे में आपको लिखने को कहा, तो स्पिरिचुअल इनलाइटन या एमिनेंट जो भी है, उसके बारे में आप जब लिखें तो कुछ पॉइंट्स को जरूर दिमाग में रखें, है ना, कि भाई वो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, एवरी लाइफ क्या थी, उसके मदर फादर कौन थे, एजुकेशन क्या थी, उसके गुरु कौन से थे, और उसके बाद उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है, उनके फॉलोवर्स कौन हुए, उनका फाउंडर वो किन किन चीजों का उन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया, है ना, उनके लिटरेचर्स क्या हैं जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो इन चीजों को आप जरूर साथ में रखें। तो अर्ली लाइफ तो मैंने आपको बता दी कि उनके जो फादर साहब थे वो बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे, और उनका जो नाम था वो कृष्णधन घोष था। ठीक है, कृष्णधन घोष था। ऑलरेडी वो ब्रिटिश में बहुत रिनाउंड, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो वो ऑलरेडी बहुत ही रिनाउंड थे। साथ ही साथ वो ब्रह्म समाज, आपने सुना होगा ब्रह्म समाज, ठीक है, जिसके फाउंडर जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय भी बंगाली ही थे, तो ब्रह्म समाज के भी बहुत बड़े मेंबर थे और एक्टिव मेंबर। और उनकी मम्मी भी जो थी वो ऑलरेडी स्वर्णलता देवी जो हैं वो ऑलरेडी एक्टिविस्ट थी उसी समाज से। और साथ ही साथ इनके बारे में कहा जाता है कि ये खास चूंकि बहुत रिच थे, हाईली रिच फैमिली से थे श्री अरविंद, तो इनको इनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि इंडियन सिविल सर्विस जो होता है वो देश की नौकरी करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरी करे, लेकिन इनका मन होता नहीं। तो इन्होंने दूर भेजा भले कि भाई जाके इंग्लैंड चले जाओ, कैम्ब्रिज में पढ़ लेना, उसके बाद जब आप इंडिया लौटोगे तो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चल ही रही थी, तो आपको ये प्रियोरिटी देंगे और आप देश की सेवा करना। लेकिन इनका मन नहीं था, और इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो एक घटना है जिसको मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ये सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, एक सेकंड, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स लाए। वो घटना यहाँ सामने है, नीचे आएगी कहीं है, जिसकी वजह से इनको जेल भी हो जाती है, और फिर वही कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो एक सेकंड है, कहाँ दिख रहा है, शायद वो मैंने मिस किया क्या, यहाँ पे कवर नहीं किया मैंने। एक सेकंड। यहाँ पे तो अभी दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ हाँ, दिख गया, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। आप ये देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये अलीपुर जो कॉन्स्पिरेसी है, ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी घटना है, और ये 905 लगभग 1905 की घटना है, जिसमें अ, ये एक षड्यंत्र में इनको पुलिस गिरफ्तार कर ली, और संयोग से किसी मर्डर का केस होता है इन पर, और उस मर्डर के केस को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है। लेकिन क्योंकि ये प्योर थे,
तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे, बहुत बड़े लॉयर थे, उन्होंने इनकी तरफ से इनके फेवर में आके इन्होंने केस लड़ा। और ऐसा ये एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि जब इनको अरेस्ट किया गया था और जेल में रखा गया था, तो जेल में रखा गया था तो इन्होंने वहीं इंटीग्रल योग की प्रैक्टिस डेवलप की थी इन्होंने। और कहते हैं कि इनको ये ऐसा लिखते हैं, आप श्री अरविंदो लेटर में जब आप पढ़ेंगे इनका द लेटर्स ऑफ श्री अरविंद, तो इसमें ये लिखते हैं कि इनको जेल में ही इनलाइटनमेंट होता है और श्री कृष्ण जो हैं इनको जेल में ही मैसेज देते हैं, इनको आगे क्या करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है। लेकिन जब वो वहां से रिहा हो जाते हैं, जब उनको फ्री किया जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास इनका केस लड़ते हैं मई 906 में, ये जब रिहा होते हैं तो उसके बाद वो सीधे पौंडीचेरी आ जाते हैं। क्योंकि पौंडीचेरी आने का इनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ऑलरेडी उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों का बहुत बड़ा इन पे हाथ था, क्योंकि ऑलरेडी ये एवोल्यूशन लेफ्टिस्ट भी थे, काफी फ्रीडम फाइटर्स भी इन्होंने तैयार किए थे। तो अंग्रेजों को इनसे थोड़ा सा डर सा बन गया था कि ये मेरे बारे में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में ये भड़काते हैं लोगों को। तो खासकर अंग्रेजों की नजर इन पर बहुत ज्यादा होती थी। अंग्रेज इनसे थोड़ा डरे भी रहते थे और थोड़ा सा परेशान भी रहते थे, फियर भी होता था कि भाई ये कुछ गड़बड़ करेगा बंदा। तो ये अंग्रेजों से भागकर लगभग ये मान के चले कि 1910 में 1910 में ये आ गए थे पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी इन्होंने आके जो 40 साल की इनकी प्रैक्टिस रही, मतलब आप मान के चलें कि 19 पूरा समय इन्होंने वहीं दिया। ठीक है, पूरा समय इन्होंने वहीं दिया और पौंडीचेरी में ही रह के इन्होंने 40 इयर्स का जो इनका टोटल स्पिरिचुअल एज है, ठीक है ना, उस स्पिरिचुअल एज में उन्होंने बहुत सारे फॉलोवर्स बनाए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया और लोग इनसे सीखने आते थे। खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर भी थे, जो जो ये कांग्रेस पार्टी आपकी समय चल रही है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर उस टाइम थे। और उनसे लोग जो भी पॉलिटिशियंस आते थे पौंडीचेरी में, वो स्पेशल जो भी पॉलिसी बनती थी देश को इंडिपेंडेंसी के लिए, आगे क्या चीजें बननी चाहिए, इवन कॉन्स्टिट्यूशंस जब बना गया, कॉन्स्टिट्यूशंस जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए, इसमें भी श्री अरविंद का हाथ था। श्री अरविंदो ने भी काफी चीजें भीमराव अंबेडकर के साथ डिस्कस किया था और भीमराव अंबेडकर उन चीजों को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में रखते भी हैं। तो मतलब आप माने कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी आप पढ़ें, आपको श्री अरविंदो की थिंकिंग और थॉट पैटर्न समझ में आएंगे कि किस तरीके से गहरी सोच रखते थे एक सोसाइटी के प्रति। मतलब सोसाइटी की जो पॉलिसी है उसको कैसे मेंटेन करना है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और श्री अरविंद उसी पॉलिसी को भीमराव से डिस्कस करते थे। तो ये बहुत बड़ा मतलब उनका हाथ था इसमें। और इनका जो एक लाइफ स्टाइल था, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चरर भी थे बड़ौदा में, इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये बड़ोदरा के राजा इनसे बहुत प्रभावित हुए, जब बड़ोदरा के राजा को पता चला कि साहब ये बंदा इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करके भी इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी नहीं करना चाहता है, क्योंकि हाईली इंटेलेक्चुअल थे, तमाम चीजें थी, तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ आ जाओ। तो उन्हें अपने यहाँ बड़ोदरा में लगभग 1893 के समथिंग बुलाया और उनका जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट था, सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ उनको जॉब दी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एज अ सेक्रेटेरिएट का काम किया, फिर लेक्चरर का भी काम संभाला उन्होंने। और लगभग 6 साल वो बड़ोदरा में, लगभग मान सकते हैं हाँ 7 ईयर्स वो बड़ोदरा में भी रहे। और काफी पोस्ट में उन्होंने काम किया, मतलब टीचिंग भी किया, सचिव भी बने रहे, सेक्रेटरी भी बने रहे, और भी जो सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट था वहां भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और एक बड़ौदा का जो कॉलेज है, जिसको आज के समय में महाराजा MSU कहते हैं, महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा। आप जो यूनिवर्सिटी है वो पहले कॉलेज हुआ करता था। तो कहते थे कि वो वहां पे जब फ्रेंच
के टीचर के रूप में भी काम किया, फ्रेंच पढ़ाते थे बच्चों को जब वो कॉलेज हुआ करता था। और इवन जो वहाँ का कॉलेज है जब वो इस्टेब्लिश हुआ था तो इस्टेब्लिशमेंट में भी इनका बड़ा हाथ था। कॉलेज बनाने में, कॉलेज जब वो बन चुका और उसमें टीचिंग करने तक में इनका बड़ा हाथ था। संस्कृत तो उनको आती ही थी, बंगाली के मास्टर थे, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, ये इतनी सारी भाषाएं उनको आती थी। और उन्होंने जो संस्कृत का उन्होंने खासकर काम किया, उन्होंने जैसे उपनिषद हैं, भगवत गीता है, वेद हैं, तो उन्होंने उसकी कमेंट्री लिखने में, उनके कमेंट्री के चैप्टर लिखने में भी उन्होंने काफी काफी ज्यादा उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूट। और फिर उसके बारे में कहा जाता है कि एक इंदु प्रकाश एक मैगजीन निकलती थी, वो उसके चेयरमैन भी थे, जो बड़ौदा कॉलेज बोर्ड से निकलती थी, इंदु प्रकाश। और चूंकि बड़ौदा कॉलेज से निकलती थी तो वो इंग्लिश में निकलती थी, हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों है। अभी भी इंदु प्रकाश आप देखेंगे, पुरानी, बहुत पुरानी मैगजीन है, जिसमें काफी मतलब इंडियन फिलॉसफी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, और भी जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यू बेस्ड पॉलिसी हैं, उन सब के बारे में इस आर्टिकल्स निकलते थे, जिसमें अरविंद उसको देख रेख करते थे। और अरविंद के भी आर्टिकल ज्यादातर इसी में निकलते थे। फिर और भी है कि जैसे जब उनको ये पता हुआ कि भाई जो लॉर्ड कर्जन है ऑलरेडी वो बंगाल को अलग करने वाला था, तो उस रिवॉल्यूशन में भी अरविंद ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। जो आपने सुना होगा कि लॉर्ड कर्जन की स्कीम आई थी, है ना, बंग भंग कहते हैं, बंगाल तोड़ो, भारत तोड़ो वाला जो कंसेप्ट आया था, भारत विभाजन। वो चाहते थे कि बंगाल अलग हो जाए और ये वाला नॉर्थ वाला बेल्ट अलग हो जाए। तो अरविंदो ने ये नहीं होने दिया। श्री अरविंद के जो फॉलोवर्स थे, उनके जो भी स्टूडेंट्स थे जो फ्रीडम फाइटर बने, उन लोगों ने पूरा ट्राई किया कि ऐसा ना हो। और ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी चीजें पब्लिकली प्रेजेंट करने लगे, लिटरेचर फॉर्म में भी लिखने लगे थे काफी। तो मतलब जो एक क्रांतिकारी होते हैं ना, अरविंद वैसे ही थे। और बहुत अलग तरीके की कहानी है इनकी। फिर इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो पौंडीचेरी आए, तो पौंडीचेरी आने के बाद भी उनकी यात्रा रुकी नहीं। और 1900 लगभग, हाँ, 1914 में उन्होंने अपने प्रैक्टिस, अपने इंसाइट के माध्यम से लिटरेचर पे काम करना चालू किया। और उनको ऐसा पता लगने लगा कि जो इंडियन स्क्रिप्चरल हेरिटेज है, जो स्क्रिप्चरल हेरिटेज है, उस पे काम किया जाए। और उस समय हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत थी, एजुकेशन नहीं था, तो उनका विशेष रुझान होता था कि हमारे इंडियन कल्चर को लोग समझें, और उन्होंने लिटरेचर लिखना। तो उनके जो भी पार्ट्स हैं आप देखेंगे, काफी कुछ लिख दिया। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, द एसे ऑन द गीता, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, the hymns of the mystic fire, the Upanishad, the resistance in India, war and self-determination, the human cycle, the ideal of human unity, the future poetry, ये जो भी है इन्होंने काफी कुछ लिखा। और श्री माँ के आने के बाद इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि श्री माँ ऑलरेडी वो भी हाँ, ग्रीक से ही आई थी, सॉरी, रूस से आई थी, इनके बारे में कहा जाता है रूस से आए थे। तो इन्होंने भी काफी काम किया। और चूंकि दोनों ही ऑलरेडी अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर थे, और दोनों का लेबल भी जो था वो बड़े अलग तरीके के था। तो जो भी श्री अरविंद के वैसे वर्कआउट होते थे, जिसमें उनके कमेंट्री को कंपाइल करना, उनके लेटर्स को कंपाइल करना, उनकी बातों को कंपाइल करना, ये श्री माँ का काम बहुत था। श्री माँ यही करते थे। फिर आश्रम में ऑलरेडी जब आश्रम इनका चालू हुआ श्री अरविंद, तो श्री माँ बहुत एक कहते हैं ना सेंटर पॉइंट थी, सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। प्रेसिडेंट भी बनी श्री अरविंद के जाने के बाद। और चूंकि अरविंदो आश्रम में बहुत सारे प्रोडक्टिव प्रोग्राम चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलते हैं,
स्कूल्स भी है उनका, हॉस्पिटल भी है, लिटरेचर पब्लिकेशन पार्ट भी है, उनके स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी हैं बहुत सारे। तो वो सारे प्रोग्राम्स का जो पूरा ओवरलुक होता था वो श्री माँ ही करते थे, ठीक है। उसके बाद जिस वजह से ये जाने गए, है ना, इनका जो स्पिरिचुअल विजन था, इनकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, द डिवाइन लाइफ, द, है ना, द लाइफ डिवाइन, सुपर माइंड, ठीक है। ये इस कंसेप्ट को लेके वो ज्यादा चर्चित हुए, इंटीग्रल योग, है ना, आप इसको समझ, ठीक है। सो यहाँ इनके बारे में और भी कहा जाता है कि श्री अरविंद से काफी लोग प्रभावित थे। जैसे इसमें एस के मैत्रा लिखा हुआ है, आप देख पढ़ रहे होंगे, है ना, इस स्लाइड में ये एस के मैत्रा लिखा हुआ है, देख रहे हैं। और एक अनिबरन रॉय हैं, डीपी चट्टोपाध्याय हैं। तो एस के मित्रा जो है बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बीएचयू के एमिनेंट प्रोफेसर हैं, अब तो नहीं रहे। वो भी श्री अरविंद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनके जो भी कंसेप्ट, उनका कंटेम्प्रेरी मॉडल, उनके स्पिरिचुअल थॉट्स, उनका स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन, जो भी उन्होंने इंडियन कल्चर को लेके काम किया, उससे भी बहुत बहुत इन्फ्लुएंस थे। और ये जो है डीपी चट्टोपाध्याय, ये तो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इन्होंने भारत सरकार को ये कह दिया कि एक आईसीपीआर, आपने सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, तो फिलोसॉफिकल रिसर्च की जो थीम बनी, उस वो थीम का जो मतलब ये कह सकते हैं कि बेस है, फाउंडेशन है, वो अरविंद से लिया गया था। उन्होंने भारत सरकार को कहा, और वो इसके चेयरमैन भी बने, डीपी चट्टोपाध्याय जो थे। और काफी मतलब श्री अरविंद का ज्यादातर जो काम है वो लिटरेरी बहुत ज्यादा है, लिटरेचर फॉर्म में बहुत ज्यादा आपको दिखता है। और श्री अरविंद अभी भी चूंकि लोगों के आइडियल हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के बात के लिए तो अरविंद है ही नहीं, क्योंकि उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं नॉर्मल लोगों को। जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अलग तरीके से योग को प्रमोट करते हैं, कुछ लिटरेरी रिसर्च को लेके, कुछ फिलोसॉफिकल रिसर्च को लेके, एजुकेशनल रिसर्च को लेके, उनके लिए अरविंद आइडियल हैं अभी भी। उन्होंने एजुकेशन के बहुत मॉडल बनाए अरविंद ने, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस उस टाइम अपने थॉट्स के माध्यम से लेके आते थे। तो अपने आप में ये अलग है। इनके जो फॉलोवर्स हुए हैं उसमें आप काफी लोगों के नाम सुन सकते हैं। यहाँ तो हालांकि मैंने नाम मेंशन कर दिया है, ठीक है। नलिनी कांत गुप्ता जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़े डिसाइपल रहे हैं, सीनियर डिसाइपल रहे हैं श्री अरविंद के, ठीक है। और ऑलरेडी उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। और उसके बाद यहाँ पर निरोध बरन करके थे, ये भी हैं, एमपी पंडित हैं, श्री चिन्मय हैं, पवित्र हैं, दीपक कुमार रॉय हैं, कपिल शास्त्री हैं, ठीक है, सतप्रेम करके हैं, इंदिरा सेन हैं, केडी सेतना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने मेंशन भी किया है। लेकिन इनके जो सबसे फेमस फेमस डिसाइपल थे, जिनकी कहानी आप सबको सुनने को आती भी है, चंपक लाल। चंपक लाल जो नाम कभी आप सुनेंगे, तो चंपक लाल श्री अरविंद के जाने के बाद जो श्री अरविंद आश्रम है उसके वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टर बने, क्योंकि श्री माँ थी, श्री माँ के साथ भी काम किया। और इकलौती इनकी ये कहानी है कि चंपक लाल पढ़े लिखे नहीं थे, चंपक लाल को इंग्लिश भी नहीं आती थी। एक बार कहानी बड़ी अच्छी है, और ऐसा कहा जाता है कि श्री अरविंद अपना जो भी काम करवाते थे वो चंपक लाल को ही कहते थे, वो चंपक लाल को ही कहते थे। और मरने के बाद जो अंतिम व्यक्ति है जिससे अरविंद मिलना चाहते थे वो चंपक लाल थे। और चंपक लाल के बारे में कहा जाता है कि जब अरविंद इनसे मिले तो अरविंद ने इनको कुछ सुप्रीम पावर जो है उन्होंने इनको ट्रांसमिट की। और उसके जाने के बाद चंपक लाल ने आश्रम का जो भी रूटीन होता है, आश्रम की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, बहुत अच्छे से। और एक बड़ी फेमस कहानी होगी, शायद आपने नहीं सुनी है, कि श्री अरविंद ने जब इसेंस ऑफ द गीता लिखी तो चंपक लाल को अंग्रेजी नहीं आती थी उस समय। तो चंपक लाल ने बोला कि साहब ये क्या है, तो बोले कि साहब ये भगवत गीता की कमेंट्री है। तो बोले तो हमारे जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आएगी। तो श्री अरविंद ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम ये इसेंस ऑफ भगवत गीता ले लो और केवल इसको रटो, ऐसे बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। एक समय आएगा जब तुम खुद
महसूस करोगे। और पता नहीं वो मे बी शायद वो स्पिरिचुअल मास्टर का ब्लेसिंग्स था उनको, उन्होंने इसेंस ऑफ भगवत गीता को रटना चालू कर दिया, उसके श्लोक, उसकी बातें। और फाइनल स्टेट ऐसी आती है, चंपक लाल इनलाइटेड होते हैं केवल और केवल वो भगवत गीता रट के। ये बड़ा आश्चर्य, बहुत सरप्राइज कंसेप्ट है, लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है। और फाइनली जब श्री अरविंद अपना बॉडी छोड़ रहे होते हैं, शरीर त्याग रहे होते हैं, महासमाधि में जाते हैं, तो चंपक लाल को जो रहस्य वो बता देते हैं, और चंपक लाल जो रहस्य जानते हैं, जो भी सिक्रेसी अरविंद की जानते थे, अरविंद कहते हैं कि मेरे जाने के बाद यदि तुम लोगों को बताओगे तो लोगों को बिलीफ नहीं होगा, इसलिए तुम मौन रहना। तो सारे टाइम चंपक लाल पूरी जिंदगी मौन रहे। चंपक लाल ने भी काफी किताबें लिखी श्री अरविंद के जाने के बाद। तो ये एक जो कंसेप्ट है कि श्री अरविंद के साथ जो चंपक लाल की कहानी है, बहुत फेमस है। आप देखें कभी चंपक लाल के बारे में पढ़ें, तो चंपक लाल मतलब लिटरेट पर्सन जो है वो पूरा आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, काफी किताबें लिख डालते हैं। तो इसे ये समझ में आता है कि सुपर माइंड का कंसेप्ट जो है वो हर किसी में आ सकता है, डिवाइन लाइफ हर किसी को मिल सकता है, इंटीग्रल योग की प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है, और हर कोई अपने आप को सुपर माइंड के लेवल पे लेके जा सकता है। ये चंपक लाल एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ये लिटरेचर के सामने कुछ मैंने रखा हुआ है, ईशा उपनिषद है, केन उपनिषद है, एसेंस ऑफ द गीता है, द लाइफ डिवाइन है, सिंथेसिस योग है, ये फेमस बुक हैं जो योग की हैं, ठीक है। सावित्री है, द लेजेंड एंड द सिंबल, लेटर्स ऑफ हिमसेल्फ इन द आश्रम, है ना, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑफ द अदर, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ये जो है ये इनकी कुछ श्री अरविंद को कुछ भी कहा जाए, चाहे वो उनको आप नेशनलिस्ट कहें, चाहे स्पिरिचुअल गुरु कहें, स्पिरिचुअल एवेल्युएटर कहें, आप योगी कहें, आप उसको एज अ राइटर कहें, पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियंस भी कहें, वो भी उन्होंने किया, फ्रीडम फाइटर, और काफी कुछ उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में किया। और उसके बाद जो 1950 है ना, 5 दिसंबर, अभी इससे पहले इनका बर्थ सेंचुरी, ये श्रद्धांजलि हुआ था 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर 1950 में उन्होंने अपना बॉडी छोड़ा, मतलब आजादी जो है के 3 साल बाद। तो इस तरीके से जो श्री अरविंद की कहानी है वो कई बार मोटिवेटिंग है। आप श्री अरविंद आश्रम के फॉलोवर्स जो भी आपके लिंक में होंगे, आज के समय में तो ऐसा है कि फेसबुक की दुनिया में न जाने कौन से लोग ऐड हैं और कहाँ से जुड़े हैं, किससे इफेक्टेड हैं, पता नहीं है ना। तो आपकी लाइफ में या आपके आसपास में सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हों तो आप उनसे बातें करिएगा कि भाई आपके यहाँ क्या होता है, तो आप थोड़ा बहुत डिस्कशन से भी श्री अरविंद के मॉडल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये यही बात श्री अरविंद की। कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, टी कृष्णमाचार्य की बात करेंगे, ठीक है। टी कृष्णमाचार्य, ये भी आपके सिलेबस में हमने जानबूझ के रखा है क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो टी कृष्णमाचार्य को भी हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद परसों पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और उसके बाद फिर छुट्टी, ठीक है। चलिए, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।